जय हिंद दोस्तों। इस क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे भारत के प्रमुख जो धार्मिक और सामाजिक आंदोलन थे उसके बारे में। फिर डिस्कस करेंगे जो भारत के महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन थे जहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, वो डिस्कस करेंगे। और कीवर्ड्स, इकोनॉमी के जो कीवर्ड्स हैं आपके, जो आपके डायरेक्ट यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ये डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट यहाँ पे बात करें कि वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है जहाँ से इस सीरीज में जो हम क्वेश्चंस रख रहे हैं, जो टॉपिक्स हम लेकर डिस्कस करें, वो सारे टॉपिक्स आपके एग्जाम के लिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जहाँ से क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। सो फर्स्ट है हमारा भारत के प्रमुख धार्मिक सामाजिक आंदोलन। यहाँ पर फर्स्ट ब्रह्म समाज से शुरुआत करते हैं यहाँ पे। तो जो ब्रह्म समाज था उसका स्थापना 1828 ईस्वी में किया गया था। ब्रह्म समाज का स्थापना 1828 में किया गया था। फिर पूछा जाता है कि इसके संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय इसके संस्थापक। फर्स्ट, इसका ईयर, किस ईयर में हुआ था। सेकंड, किसने इसकी स्थापना किया था, संस्थापक कौन थे, तो राजा राम मोहन राय थे। थर्ड, पूछा जाता है कि इसका क्या उद्देश्य क्या था, यदि संस्था कोई बनी थी या सामाजिक जो आंदोलन, धार्मिक सामाजिक आंदोलन जो हुए थे, उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य रहा होगा। किस उद्देश्य से ये बनाया गया था, तो ये बेसिकली एकेश्वरवाद को फोकस किया गया इस यहाँ पर। सती प्रथा का विरोध किया गया और विधवा पुनर्विवाह पे फोकस किया गया, समर्थन किया गया, यानी विधवाओं का पुनर्विवाह होना चाहिए। तो ये जो तीन कीवर्ड्स हैं आपके, एकेश्वरवाद, सती प्रथा और विधवा पुनर्विवाह, ठीक है। तो ये तीनों कीवर्ड आपको दिमाग में रखना होगा कि ये तीनों आपके एग्जाम में पूछे जा सकते, ठीक है। सेकंड आपका है यहाँ पे युवा बंगाल आंदोलन। बंगाल आंदोलन, इसका स्थापना जो 1820 में हुआ था, इसका स्थापना 1820 में हुआ था। किसने किया था, तो लास्ट वाला भी याद रख सकते हो कि डेरोजियो, ठीक है। तो हेनरी विवियन डेरोजियो के द्वारा इसकी स्थापना किया गया, ठीक है। एक इस पे फोकस था, इसका उद्देश्य क्या था, तर्कवाद, शिक्षा और स्वतंत्रता चिंतन को बढ़ावा देना। बेसिकली हम लोग जो टॉपिक्स है उनको टेबल में कवर कर रहे हैं कि टेबल क्या होता है कि एक स्लाइड में आपके पूरे ऑल कंटेंट्स एक ही जगह आपको इकट्ठा हो जाते हैं, जिससे आप इजिली रिमेम्बर कर सकते, याद करने में, रिवीजन करने में काफ़ी हेल्पफुल होता है। इसलिए हमने इसको टेबल फॉर्मेट में, जितने भी टॉपिक्स डिस्कस करेंगे मोस्टली टेबल फॉर्मेट में ही होंगे, तो इसका एक बेनिफिट मिलता है यहाँ पर। फिर थर्ड है आपका प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज बेसिकली इसका स्थापना 1867 में हुआ था, 1867 में। और इसके संस्थापक पूछा जाता है तो एक नाम आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आत्माराम पांडुरंग, ठीक है। तो प्रार्थना समाज का संस्थापक थे आत्माराम पांडुरंग। और कौन थे, केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन। लेकिन मोस्टली ये जो ऑप्शंस होते हैं आपके, ये होते हैं आत्माराम पांडुरंग, वहां आपके ऑप्शंस में दिए होते हैं। ईयर 1867 हो गया। एक ये भी फोकस था एकेश्वरवाद पे, इसने जाति प्रथा का विरोध किया और सामाजिक सुधार इसकी प्राथमिकता रही है। फिर आता है आपका रामकृष्ण मिशन। रामकृष्ण मिशन, इसका जो संस्थापक जो स्थापना वर्ष है 1897 है। इसका वेरी इंपॉर्टेंट ये है, ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था है। 1897 में इसकी स्थापना हुई थी, किसके द्वारा किया गया, तो विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद के द्वारा इसकी स्थापना किया गया। और जो प्रेरणा कहाँ से मिली, तो उनके जो गुरु थे स्वामी विवेकानंद के, उनका नाम था रामकृष्ण परमहंस, से उनको ये प्रेरणा मिले। इस ऑर्गेनाइजेशन का बेसिकली फोकस था, उद्देश्य था सभी धर्मों की एकता और सेवा ही साधना, ठीक है। फिर आता है आपका आर्य समाज। आर्य समाज, इसके संस्थापक थे दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती के द्वारा इसकी स्थापना किया गया था। और ईयर यदि पूछा जाए तो 1875 में इसकी स्थापना हुआ, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो, वेदों की ओर लौटो, ये किसके द्वारा कहा गया, तो कहा गया दयानंद सरस्वती के द्वारा। और एक ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि वेदों की ओर लौटो किस
जो मतलब संस्था के द्वारा इसको फोकस किया गया, जोर दिया गया, तो ये आर्य समाज के द्वारा। ये 2 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। ठीक है। सामाजिक समानता और शिक्षा पे भी इनका काफी फोकस रहा। फिर आता है आपका सत्यशोधक समाज। सत्यशोधक समाज, इसकी स्थापना ज्योतिबा फूले ने किया था। इसके सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले के द्वारा किया गया, और इसका ईयर यदि पूछा जाए तो ईयर 1873 में हुआ। इन्होंने फोकस किया बेसिकली महिला शिक्षा पे, उनका काफी फोकस रहा है। ठीक है, महिलाओं की शिक्षा पे फोकस रहा है, जाति उन्मूलन पे रहा है, और सामाजिक समानता। तो मोस्टली ये महिला शिक्षा पे इनका ज्यादा रहा है। फिर आता है आपका सेवा सदन। सेवा सदन के बारे में बात करें यहाँ पर, सो सेवा सदन का जो स्थापना हुआ था 1885 में किया गया था। किसके द्वारा किया गया था? बेहराम जी मालाबारी के द्वारा। बेहराम जी मालाबारी के द्वारा इसका स्थापना किया गया था। इन्होंने भी फोकस किया था महिला सशक्तिकरण पे, और जो बाल विवाह था उसका विरोध किया था। फिर सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। ठीक है, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का ईयर मोस्टली पूछा जाता है। ठीक है, तो ईयर आपको याद रखना 1905, वेरी इंपॉर्टेंट ईयर। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी का स्थापना किस वर्ष हुआ था? 1905 में हुआ था। संस्थापक कौन थे? तो संस्थापक इसके थे गोपाल कृष्ण गोखले। आपको दिमाग में बैठा लेना है इसको। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। ईयर किस साल में किया गया था? 1905 में। ठीक है, तो ये मोस्टली होता है। बाकी आपको उसका उद्देश्य क्या था? निस्वार्थ समाज सेवा और राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए किया। फिर आता है आपका थियोसॉफिकल सोसाइटी। थियोसॉफिकल सोसाइटी, इसकी स्थापना 1875 में किया गया था, और इसके जो संस्थापक थे एनिवेसेंट ऑल्ट ब्लाटवेस्की ओलकाट। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? भारतीय संस्कृति के पुनर्जागरण पर फोकस किया था, और आत्मसम्मान पे उनका फोकस है। फिर आता है आपका अलीगढ़ आंदोलन। अलीगढ़ आंदोलन 1875 के बाद हुआ था, और इसके जो मेन नेता थे उनका क्या था? सर सैयद अहमद खां के द्वारा किया गया था। सर सैयद अहमद खां के द्वारा इन्होंने जो बेसिकली फोकस किया था, जो मुस्लिम शिक्षा है उस पर फोकस किया था, आधुनिकता पे फोकस किया था, और तर्कवाद। ठीक है, फिर आपका आता है देवबंद आंदोलन। देवबंद आंदोलन ये हुआ था मोहम्मद कासिम नानूतवी के द्वारा और राशिद अहमद गंगोही के द्वारा। ठीक है, 1866 में इन्होंने फोकस किया कि कुरान हदीस पर आधारित धार्मिक शिक्षा दी जानी चाहिए। फिर वहावी आंदोलन आता है। इसके संस्थापक जो मतलब जो नेता थे वो शाह वली उल्लाह और सैयद अहमद बरेलवी। तो ये जो क्वेश्चन, ये जो ऑप्शन है सैयद अहमद बरेलवी, ये मोस्टली आपके एग्जाम में होता है। ठीक है, और ये कब हुआ था? तो ये 18वीं सदी में हुआ था, और इस पे ये जो फोकस था इनका इनका फोकस था इस्लाम की शुद्धता पे और अंग्रेजों के विरुद्ध ये आंदोलन। ठीक है, तो ये दो कीवर्ड्स आप याद रख सकते हो। फिर आपका आता है सिंह सभा आंदोलन। सिंह सभा आंदोलन ये अमृतसर के सिख सुधारक के द्वारा किया गया 1875 में। इन्होंने सिख धर्म की रक्षा की बात की थी और शिक्षा का प्रसार पर फोकस किया था। अकाली आंदोलन आपका सिख समुदाय के द्वारा शुरू किया गया था 1920 के दशक में, और बेसिकली इनका फोकस था गुरुद्वारों से भ्रष्टाचार को समाप्त करना। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान देना है। सम्मान जो आंदोलन था ईवी रामास्वामी नायकर के द्वारा पेरियार में शुरू हुआ था 1925 में। ये बेसिकली था ब्राह्मणवाद का विरोध करना था और आत्मसम्मान विवाह। रहनुमाई माजदान सभा, इसकी बात करें तो ये दादा भाई नौरोजी और अन्य पारसी नेताओं के द्वारा शुरू किया गया था 1851 में। पारसी धर्म का इसमें फोकस था, पारसी धर्म का पुनरुद्धार करना और सामाजिक सुधार। शुद्धि आंदोलन ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दयानंद सरस्वती के द्वारा शुरू किया गया था 19वीं सदी में, और इसमें बेसिकली था कि जो जो हिंदू थे धर्म मतलब उन्होंने जिन्होंने अपना धर्म
का क्या किया, परिवर्तन कर लिया था, पुनः उनको वापस हिंदू धर्म में लाना था। ठीक है। धर्म सभा की बात करें तो धर्म सभा का राधाकांत देव थे। 1830 के दशक में इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन का विरोध किया था और रूढ़िवाद विचारधारा का भी किया। सो ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका, भारत के प्रमुख सामाजिक धार्मिक आंदोलन। यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन होने ही होने होते हैं। ये आपका टेबल फॉर्मेट में है, जिसे आप इजिली याद कर सकते हैं, क्विक रिवीजन कर सकते हैं, जो आपके एग्जाम के समय काफी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट टॉपिक अभी इसमें देखते हैं, हम लोग बात करेंगे भारत के महत्वपूर्ण संवैधानिक संशोधन। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके हमने इंपॉर्टेंट संशोधन इसमें शामिल किया है, जो मोस्टली एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो शुरू कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट संशोधन। जो पहला संशोधन 1951 में हुआ था। तो ईयर पूछा जाता है कि फर्स्ट संशोधन कब हुआ था, तो 1951 में। इसमें बेसिकली जो 9th शेड्यूल है, 9वीं अनुसूची है, ठीक है, भूमि सुधार से संबंधित, ये उसकी शुरुआत हुई थी। इसमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर भी उचित प्रतिबंध लगा। 7वां संशोधन, जो 7वां संशोधन 1956 में हुआ था, ठीक है, उस समय कहा गया था, बेसिकली राज्यों के पुनर्गठन के फोकस किया गया था इस पे, और भाषा के आधार पर राज्यों के गठन की बात की गई। भाषा के आधार पर जो नए राज्य उनका गठन की बात की गई। ठीक है। फिर 24वां संशोधन आता है, संविधान संशोधन 24वां। ये इसका ईयर आपका 1971 में होता है। ये इसको क्या कहता है, संसद को संविधान संशोधन करने की असीम शक्ति दी गई इसमें, और मौलिक अधिकार में संशोधन का भी अधिकार दिया गया। क्लियर है। फिर 25वां संशोधन 1971 में ये भी होता है। इसमें संपत्ति के अधिकार को सीमित कर दिया गया। ठीक है। इस यहाँ पर संपत्ति का जो अधिकार था उसको सीमित कर दिया गया। 26वां संशोधन ये भी 1971 में आता है। इसमें जो प्रिवी पर्स थे या राजाओं के जो पेंशन और भत्ते थे उनको समाप्त कर दिया गया। ठीक है। 36वां, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, 1975 में। इसमें सिक्किम जो है, सिक्किम को भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। ठीक है। तो 36वां संशोधन 1975 में जो सिक्किम है उसको भारत का 22वां राज्य बनाया गया था। 42वां संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट, इसका ईयर भी पूछ लिया जाता है। तो 42वां संशोधन 1976 में हुआ था। इसको लघु संविधान भी कहा जाता है। 42वां के भी काफी चेंजेस कॉन्स्टिट्यूशन में हुए थे। ठीक है। तो इसमें जो प्रियम्बल है उसमें समाजवादी, पथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द को जोड़ा गया था, और मौलिक कर्तव्यों को भी ऐड किया गया संविधान में। 44वां संशोधन 1978 में हुआ था। ठीक है। इसमें जो आपका संपत्ति को का जो अधिकार है उसको, पहले ए फंडामेंटल राइट था, मौलिक अधिकार था, उसको हटा करके कानूनी अधिकार बना दिया गया। तो यदि आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है संपत्ति का अधिकार क्या है, कौन सा अधिकार है, मौलिक अधिकार है या कानूनी अधिकार है या दोनों है, तो ये आपको कानूनी अधिकार है। ठीक है। और इसी संशोधन 44वां संशोधन से ही आपातकालीन प्रावधान में भी बदलाव किया गया। फिर नेक्स्ट एक वेरी इंपॉर्टेंट 52वां संविधान संशोधन, ये 1985 में हुआ था। ठीक है। यहाँ पर दल बदल विरोधी कानून लाया गया 52वां संशोधन से, एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक। फिर 61वां जो संशोधन आपका 1989 में, यहाँ पर जो आपका मतदान करने की जो उम्र है उसको 18 वर्ष कर दिया गया। कितने साल से, पहले 21 वर्ष था, 21 वर्ष से घटा करके 18 वर्ष किया गया। 69वां संशोधन आपका 1991 में आता है। यहाँ पर इस संशोधन से दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दे दिया जाता है। दिल्ली जो हमारी है उसको राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया जाता है, और यहाँ पे एक विधानसभा और मुख्यमंत्री की पेश किया जाता है। 73वां संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट। 73वां संशोधन जो आपका है ये 1900 बेसिकली 1993 में हुआ था। 73वां 74वां दोनों की बात करें तो ये यहाँ पर जो पंचायती राज व्यवस्था है उसको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है, पंचायती को, पंचायत। और 74वां संविधान संशोधन में आपका जो अर्बन लोकल बॉडीज हैं, नगर निकाय, उनको संवैधानिक दर्जा दिया जाता है। 66वां जो संशोधन है 2002 में आया था। यहाँ पर जो
जो बच्चे हैं 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, उनकी शिक्षा को मौलिक अधिकार में रखा गया कि उनको शिक्षा पाने का पूरा अधिकार है, और ये आर्टिकल अनुच्छेद 21 से भी इसको जोड़ा गया। फिर 91वां संशोधन आपका 2003 में आया। इसमें कहा गया कि जो मंत्री परिषद का आकार है, चाहे वो लोकसभा का हो, चाहे विधानसभा का हो, राज्य में हो या केंद्र में हो, जो मंत्री परिषद है वो 15% से अधिक नहीं हो सकता। टोटल सीट का 15% से अधिक नहीं हो सकते। वेरी इंपॉर्टेंट। फिर 101 और संशोधन 2016 में आया। इसी संशोधन के थ्रू जीएसटी को लागू किया, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, वस्तु एवं सेवा कर को लागू किया गया। ठीक है। और वेरी इंपॉर्टेंट 103वां संशोधन 2019 में आया था। इसमें ईडब्ल्यूएस जो आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हैं, उनको 10% आरक्षण की बात दिया गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट आपके संवैधानिक संशोधन है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं। ठीक है, जो जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। कोई भी आप प्रीवियस ईयर उठा करके आप देख लो, यहाँ से क्वेश्चन है ही है। ठीक है, तो अच्छे से आप इसको याद रखिए। हर टॉपिक आज का है हमारा कीवर्ड्स ऑफ इकोनॉमी। इकोनॉमी से भी जो आपके कीवर्ड्स होते हैं वो पूछ लिए जाते हैं आपके एग्जाम में। जैसे जीडीपी, सकल घरेलू उत्पाद, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसमें क्या होता है कि किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित किसी भी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं और सेवाओं का जो कुल मूल्य होता है वो जीडीपी कहलाता है। एक वर्ष में, ठीक है, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित जितने भी सभी वस्तुओं और सेवाओं का टोटल मूल्य, कुल मूल्य आपका सकल घरेलू उत्पाद आता है। क्लियर? जीएनपी क्या होता है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होता है? तो जो जीडीपी है, ये जो जीडीपी है, जीडीपी प्लस विदेशों से निवासियों की आय, जो भारत के निवासी हैं और बाहर रह रहे हैं उनकी आय, माइनस, यहाँ पे माइनस देश में विदेशियों की आय। ठीक है, उसको घटा करके जो आपका निकलेगा वो आपका जीएनपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद होगा। मतलब सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या होगा? तो जीडीपी हमारी, किसी देश में एक वर्ष में उत्पादित सभी वस्तुओं सेवाओं का कुल मूल्य, प्लस विदेशों से जो हमारे भारतीय हैं उनकी आय, इसको ऐड हो जाएगा, माइनस जो विदेशी हमारे देश में रह रहे उनके आय को माइनस कर दिया जाएगा। जब एक हटाने के बाद जो निकलेगा वो जीएनपी कहलाएगा। क्लियर है यहाँ पे? ठीक है। एनएनपी, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद, ये क्या होता है कि जो जीएनपी हुआ, ये वाला कैलकुलेट जो हुआ, जीएनपी में से यदि डिप्रेसिएशन, पूंजी ह्रास को घटा दिया जाता है, डिप्रेसिएशन को घटा दिया जाए तो वो आपका शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद निकलता है। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? प्रति व्यक्ति पर कैपिटा इनकम क्या है कि राष्ट्रीय आय जो आपका नेशनल इनकम है उसको डिवाइड किया जाता है कुल जनसंख्या से। ठीक है, तो जो आपका राष्ट्रीय है उसको भाग दिया जाता है कुल जनसंख्या से, उसके बाद जो आपका आय आएगा वो प्रति व्यक्ति आय आएगा। क्लियर है? ठीक। मुद्रास्फीति की बात करें, इन्फ्लेशन की बात करें यहाँ पर, तो जो वस्तुओं और सेवाओं के सामान्य मूल्य स्तर में, समान यदि वस्तु और सेवा है उसका जो सामान्य मूल्य स्तर है उसमें यदि वृद्धि होता है तो आपका मुद्रास्फीति या इन्फ्लेशन कहलाएगा। ठीक है। डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन क्या है? डिफ्लेशन ये होता है कि वस्तुओं और सेवाओं के समान जो मूल्य स्तर है उसमें कमी हो, यदि वृद्धि हो तो मुद्रास्फीति कहलाता है, इन्फ्लेशन कहलाता है, और वो घटे तो डिफ्लेशन कहलाता है। ये दोनों कीवर्ड्स आपको याद। स्टैगफ्लेशन क्या होता है? स्टैगफ्लेशन क्या होता है कि आपका इन्फ्लेशन हाई हो, मुद्रास्फीति हाई हो, उसमें बेरोजगारी भी जुड़ जाए, हाई लेवल की बेरोजगारी जुड़ जाए, और उसी में ही आपका जो वृद्धि दर, ग्रोथ रेट, वो भी जुड़ जाए। ठीक है, ग्रोथ रेट वो भी जुड़ जाए तो ये क्या कहलाएगा? स्टैगफ्लेशन कहलाएगा। मुद्रास्फीति हाई लेवल की है, उसमें बेरोजगारी भी हाई लेवल का जुड़ गया और आपका ग्रोथ भी क्या होगा, मतलब काफी धीमी हो जाए। ठीक है, तो ये जो कंडीशन होगा आपका स्टैगफ्लेशन का।
मंदी क्या होता है, रिसेशन क्या होता है कि लगातार 2 तिमाही तक, 2 क्वार्टर में लगातार अर्थव्यवस्था यदि नकारात्मक वृद्धि करता है, यदि आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ में क्या माइनस में वृद्धि हो 2 क्वार्टर तक। एक क्वार्टर कितने का होता है, 3 मंथ का है, तो यहाँ पे 2 तिहाई, ठीक है, तक यदि अर्थव्यवस्था में लगातार निगेटिविटी हो, निगेटिव ग्रोथ हो, तो आपका मंदी कहलाएगा, रिसेशन कहलाएगा। राजकोषीय घाटा वेरी इंपॉर्टेंट, फिजिकल डेफिसिट ये भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे है कि सरकार का कुल व्यय, सरकार जितना खर्च कर रही है माइनस कुल राजस्व आय प्लस उधार छोड़ करके जो आय आपका राजस्व होगा वो राजकोषीय घाटा कहलाएगा, ठीक है। राजस्व घाटा क्या होता है, रेवेन्यू डिफिसिट क्या होता है, राजस्व जो व्यय है यदि राजस्व प्राप्ति से ज्यादा हो तो आपका राजस्व घाटा कहलाएगा। मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है कि ये बेसिकली आरबीआई की एक ऐसी नीति है जिसमें मुद्रा आपूर्ति, ऋण और मुद्रास्फीति को इसके थ्रू नियंत्रित किया जाता है। क्लियर है। आरबीआई की ऐसी पॉलिसी और नीति जिसमें मुद्रा आपूर्ति, ऋण और मुद्रास्फीति इसको कंट्रोल किया जाता है। राजकोषीय नीति क्या होता है, फिजिकल पॉलिसी क्या होता है, बेसिकली जो सरकार की कर, टैक्स और व्यय संबंधित जो नीति होती है आपकी फिजिकल पॉलिसी या राजकोषीय नीति कहलाती है। रेपो रेट क्या होता है, रेपो दर क्या होता है, ऐसा रेट जिस पर आरबीआई क्या कहता है बैंकों को ऋण दे, ये ध्यान दीजिएगा। रेपो रेट क्या होता है, ऐसा रेट, ऐसा दर जिस पे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बैंकों को ऋण देता है। क्लियर है। इसके उल्टा रिवर्स रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो दर होता है जिसमें आरबीआई बैंकों से उधार लेता है, बैंकों से ऋण लेता है या उधार लेता है। यदि आरबीआई बैंकों को ऋण दे तो आपको रेपो रेट कहलाएगा, यदि आरबीआई बैंकों से उधार ले तो रिवर्स रेपो रेट कहलाएगा। क्लियर है यहाँ पे, ठीक है। फिर सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। यहाँ पर जो है बैंक जो होते हैं अपने जमा का प्रतिशत आरबीआई के पास रखना होता है, कुछ अमाउंट, कुछ परसेंटेज जो बैंक्स का अपना टोटल जमा है वो आरबीआई के पास रिजर्व रखना होता है, उसको कैश रिजर्व रेशियो कहते हैं। एसएलआर क्या होता है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। एसएलआर बेसिकली क्या है कि बैंकों को अपनी जमा का प्रतिशत, ये क्या है आपका कैश में होता है, सीआरआर में कैश में होता है, लेकिन एसएलआर में वो कैश भी रख सकते हैं, सोना भी रख सकते हैं, और जो उनके बॉन्ड्स होते हैं स्वीकृत प्रतिभूतियों में रखना होता है। तो ये दोनों में डिफरेंस है। रिजर्व तो मतलब आपको रखना तो दोनों कंडीशन में, सीआरआर में भी एसएलआर में है, आपको आरबीआई में आपको जमा करके रखना है। लेकिन सीआरआर में क्या होता है कि आप नगद के रूप में, कैश के रूप में रख सकते हैं, लेकिन एसएलआर में आप नगद रख सकते हैं, सोना के रूप में रख सकते हैं, आपके जो बॉन्ड्स हैं या स्वीकृत प्रतिभूतियां हैं उनको भी आप रख सकते हैं, ठीक है। एनपीए क्या होता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, वेरी इंपॉर्टेंट है भी। इसमें यदि हो कि ऐसा ऋण, बेसिकली जो ऋण होता है इसमें जो ब्याज है, इंटरेस्ट आपका है 90 दिन से अधिक यदि बकाया हो, यदि कोई जो बैंकों का लोन है वो 90 दिन तक पे नहीं कर रहा है, वो इंटरेस्ट उसका यदि 90 दिन तक पे नहीं कर रहा है, 90 दिन से ज्यादा हो गया तो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में आते हैं। भुगतान संतुलन क्या होता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करें यहाँ पे बीओपी, तो देश के का जो व्यापार है अन्य देशों के साथ आर्थिक लेन देन का ये रिकॉर्ड होता है कि कितना निर्यात किया, कितना आयात किया, उसमें से जो माइनस होगा आपका भुगतान संतुलन। चालू खाता घाटा, करेंट अकाउंट डेफिसिट, ये क्या होता है, यदि आपका आयात आप मंगा रहे हो ज्यादा लेकिन भेज रहे हो कब, दूसरे देशों में, तो आयात ज्यादा हो निर्यात कम हो, उस कंडीशन को क्या कहते हैं, करेंट अकाउंट डेफिसिट कहते हैं। एफडीआई क्या होता है, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। यहाँ पर क्या होता है कि जो विदेशी कंपनी द्वारा किसी देश के उद्योग और व्यवस्था में सीधा यदि निवेश किया जाता है तो उसको एफडीआई कहा जाता है, ठीक है। विनिवेश या डिसइन्वेस्टमेंट, ये क्या होता है कि सरकार के द्वारा जो सार्वजनिक उपक्रम है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं, ठीक है, उसके हिस्सेदारी को यदि बेच दिया जाता है तो वो डिसइन्वेस्टमेंट या विनिवेश कहलाता है। प्राइवेटाइजेशन या निजीकरण क्या होता है,
तो जो सरकारी जो स्वामित्व की जो कंपनियां हैं, मतलब कुछ है, उसको यदि प्राइवेट कंपनी को या प्राइवेट पर्सन को बेच दिया जाता है तो उसको निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन कहा जाता है। सब्सिडी, सब्सिडी होता है कि सरकार के द्वारा यदि किसी वस्तु या सेवा पर यदि आर्थिक सहायता यदि प्रोवाइड की जाती है तो उसको सब्सिडी कहा जाता है, जिससे क्या वस्तु और सेवा सस्ती हो जाती है। पीपीपी, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, सार्वजनिक निजी भागीदारी। इसमें क्या होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट है, संयुक्त परियोजना होती है जिसमें सरकार और निजी क्षेत्र दोनों अपना इन्वेस्ट करते हैं, दोनों मिलकर के उस संयुक्त परियोजना पे काम करते हैं, उसको पीपीपी मोड कहा जाता है। एचडीआई, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक, ये बेसिकली क्या होता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय पर आधारित सूचकांक है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है, शिक्षा, स्वास्थ्य और प्रति व्यक्ति आय पर आधारित सूचकांक। इंक्लूसिव ग्रोथ या समावेशी विकास, वृद्धि, ऐसा वृद्धि होता है जिसमें समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलता है। इंक्लूसिव ग्रोथ या समावेशी वृद्धि ऐसा वृद्धि होता है जिसमें समाज के सभी वर्गों को लाभ मिलता है। ठीक है। ग्रीन जीडीपी, ग्रीन जीडीपी पर्यावरणीय क्षति घटाकर निकाला गया जो जीडीपी कैलकुलेट करते हैं उसको ग्रीन जीडीपी कहा जाता है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हमने ये 3 टॉपिक कवर किया जो काफी इंपॉर्टेंट है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।